हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो मानव भूगोल का जो पहला चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें कुल मानव भूगोल की विशेषता, परिभाषा और उसके क्षेत्र उपक्षेत्र सारी चीजें हम देख रहे हैं, उसी क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं। वो है मानव भूगोल के क्षेत्र या उपक्षेत्र, यानी मानव भूगोल का विस्तार किन किन जगहों पर है, किन किन क्षेत्रों में है, उन क्षेत्रों से और कौन कौन से विषय बन रहे हैं और उन विषयों के उप विषय कौन से बन रहे हैं। बिल्कुल आसान है, घबराइए मत, आराम से हम इसको करेंगे और समझ लेंगे कि मानव भूगोल के कौन कौन से सेक्टर हैं। ये सारी चीजें हम कहां कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। यानी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना कोई पैसा बढ़े, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षा 6 से 12 तक के किसी भी स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कहां कर सकते हैं? केवल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। कोई आपको पैसा नहीं भरना है, कंप्लीट पढ़ाई आपके लिए बिल्कुल क्या है, निःशुल्क है। तो आइए इसी क्रम में आगे इस चैप्टर के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र या उपक्षेत्र कौन से हैं। ठीक, तो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल से ही हम पूरा समझ लेंगे कि किन किन एरियाज में या क्या क्या वो जगह हैं जहां पर मानव भूगोल के ये क्षेत्र आते हैं या मानव भूगोल के उपक्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो है वो इसमें यह है कि सामाजिक भूगोल की बात की जाती है। ठीक, देखिए, हमने जब मानव भूगोल की चर्चा की थी तब आपसे ये चर्चा की थी कि भाई, जो मानव का वातावरण के साथ संबंध है, उस संबंध को स्थापित करते हुए जो वो क्रियाएं करता है, जो प्रतिक्रिया होती है, और जैसा समाज विकसित होता है, संस्कृति विकसित होती है, इन सारी चीजों का जब अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल कहलाता है। अब मानव जहां रह रहा है, क्योंकि मानव क्या करता है, पृथ्वी को एक मदर नेचर के तौर पर मानता है, मातृ प्रकृति के रूप में देखता है, क्योंकि उसी के द्वारा उसका पोषण हो रहा है। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में देखा जाता है। तो उस घर में वहां पर मानव एक संस्कृति विकास करता है, समाज का विकास करता है, आर्थिक व्यवस्था का विकास करता है, उसका मनोविज्ञान देखा जाता है, वहां की जनांकिकी देखी जाती है, जिसको डेमोग्राफी कहते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो सीधे सीधे फिर मानव भूगोल से जुड़ जाती हैं। अब जैसे अगर आप सामाजिक भूगोल की बात करें तो इसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति है उसके साथ मनुष्य अपना संबंध बना के कैसा समाज बना रहा है। अरे बात समझ में? जैसे मान लीजिए जनजाति है, तो जनजाति किसी एक जगह पर रह रहे हैं तो उनका सामाजिक उस तरह का ताना बाना बन जाएगा। उस क्षेत्र में जिस तरह के नियम कानून रीति रिवाज होंगे, शादी विवाह का तरीका, खान पान का तरीका, संस्कृति वहां की उस तरह की बन जाएगी, और उसको अध्ययन करने के लिए फिर एक उपक्षेत्र बन जाएगा या विषय बन जाएगा सामाजिक विज्ञान। तो ये सामाजिक विज्ञान कहां से आ रहा है? इसी सामाजिक भूगोल से आ रहा है। एक क्षेत्र हमने देखा। दूसरा, नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल, अच्छा, इसको थोड़ा सा भी रोकते हैं। सामाजिक भूगोल के बाद राजनीतिक भूगोल देखते हैं। अब देखिए, जब समाज बनेगा तो उस समाज के नियम कानून व्यवस्था और शासन भी बनेगा। आप कोई भी ट्राइब भी देख लीजिए तो वहां पर एक सरदार होता है, या शहर देख लीजिए तो वहां भी एक चुने हुए, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होंगे या कोई सरकार होगी या कोई भी उसमें से एक हेड होगा, गांव में होगा तो पंचायत होगा। तो ये जो राज, वहां कुल मिला के एक शासन व्यवस्था जिसको राज कहते हैं, उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। और ये राजनीतिक भूगोल क्यों बनेगा? जिस तरह की जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा भूगोल, वो भूगोल या वो प्राकृतिक परिस्थितियां जो हैं वो उस पर हावी होंगी और उस तरह का नियम कानून वहां पर बनेगा। इस राजनीति भूगोल के उपक्षेत्र क्या बन जाएंगे? राज्य और देश से संबंधित रहेंगे। सेना का भूगोल, युद्ध से संबंधित पूरी राजनीति शास्त्र यहां से निकल के आ जाएगी। जिस तरह यहां सामाजिक विज्ञान है, यहाँ राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल पूरा सिविक्स, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र निकल कर आएगा। तो ये भी क्या है? मानव भूगोल का पार्ट है। अब इसी तरह नगरीय भूगोल, यानी अब ये जो पूरा समाज बनेगा, हो सकता है वो नगर का हो या हो सकता है वो गांव का हो। तो अगर नगर का समाज बनेगा तो वो नगरीय भूगोल कहलाएगा। नगर में जो पर्यावरण के साथ संबंध होगा, इसके अलावा अपना पर्यावरण खुद विकसित करेगा मानव। प्रकृति का मानवीकरण हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। तो प्रकृति का मानवीकरण के नए नए जो है उद्योग, नए नए बिल्डिंग्स, चीजों को बनाएगा और नगर का विकास करेगा। एक नगरीय भूगोल बन जाएगा। भूगोल में आप पढ़ते हैं ना कि मैप पर देखते हैं, ये शहर यहाँ है, ये शहर यहाँ है, इस शहर के बनने के क्या कारण है। क्योंकि मान लीजिए हो सकता है वहां पर प्राकृतिक रूप से कोई संसाधन, खनिज मिल रहे हो, उस खनिजों का इस्तेमाल करके वहां उद्योग लगाए गए हों, उस उद्योगों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां रह रहे हों और शहर का विकास हो गया है। तो ये नगरीय भूगोल कहलाता है, जहां नगरों का अध्ययन और नियोजन यानी प्लानिंग, ये सारी चीजें हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जनसंख्या भूगोल। अभी हम पढ़ रहे थे कि हो सकता है कि किसी जगह की जनसंख्या इस बात पर निर्भर करती हो कि वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, गर्म प्रदेश है कि ठंडा प्रदेश है, वहां उद्योग लग सकते हैं, तो हो सकता है सारे जगह से लोग आकर वहां रहने लगे। जैसे भारत में ही देख लीजिए, नई दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, इन नगरों की जनसंख्या, घनत्व और जनसंख्या दोनों बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर लोग बाहर से आकर रहते हैं। तो ये जनसंख्या भूगोल का पार्ट होती है। फिर वहां जनांकिकी, जिसको कहते हैं डेमोग्राफी,
एक तरह की डेमोग्राफी बनती है। जनांकिकी मतलब क्या है, किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस वर्ग के हैं, उच्च काय हैं, निम्न जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किसने उम्र के लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं। ये जो डेमोग्राफी है इसको जनांकिकी कहते हैं। यानी जनसंख्या भूगोल बनता है, वहां से जनांकिकी निकल के आती है, सारे उपक्षेत्र बन जाते हैं। इसके बाद आता है आवास का भूगोल। अच्छा, ये सामाजिक वाला हम देखेंगे अलग से भी थोड़ा। आवास भूगोल यानी हैबिटेट कैसा है। अगर बहुत ठंडा अंटार्कटिका जगह है तो इग्लू जैसा मकान बन जाएगा, कोनिकल से बन जाएगा पर्वतों पे ताकि बर्फ खसक के नीचे चली जाए। मैदानी इलाकों में फ्लैट मकान, आजकल सीसेक स्काई स्क्रैपर्स जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो आवास भूगोल भी आता है और इससे नगर और ग्रामीण नियोजन निकल के आता है, यानी शहरों को कैसे प्लानिंग किया जाए, गांव की प्लानिंग कैसे की जाए। अगर गांव के मकान है, मान लीजिए पुराने जमाने में झुग्गी झोपड़ियां हैं और शहर हो गए तो नए नए तरह के मकान बन रहे हैं। ये भी अपने आप में एक ज्योग्राफी का पार्ट है, ये भी अपने आप में एक भूगोल की स्थिति है, ये भी अपने आप में एक भूगोल की परिस्थिति को दर्शाता है। उसके बाद आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का मतलब होता है अर्थशास्त्र से संबंधित, है ना। अर्थशास्त्र से में संबंधित यानी उसमें कृषि की बात होगी, उसमें उद्योग की बात होगी, उसमें पशुपालन की बात होगी, फलों और सब्जियों की बात होगी जो कृषि की बात है। उद्योग सारे जो लगाए जा रहे हैं क्यों हैं, कहां पर वो हैं, और वो आर्थिक क्रियाएं कैसे की जा रही हैं, उसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। तो ये आर्थिक भूगोल भी इसका एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। जो आपकी ज्योग्राफी है, जो आपका भूगोल है, आपकी इकोनॉमिक्स से बहुत सीधे तौर पर जुड़ी होती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कॉटन उगाया जा सकता है, तो वहां कॉटन की खेती। अब ये जो कॉटन के लिए जमीन है, जो मिट्टी है, ये तो प्राकृतिक रूप से संपदा है। अब वहां कॉटन उगाया जाएगा तो वहां कॉटन इंडस्ट्रीज बनेंगी, तो वहां पर उस तरह के लोग बस जाएंगे, तो शहर बन जाएगा, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी, अर्थशास्त्र का जन्म हो जाएगा। क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और आर्थिक क्रियाएं हो कैसे रही है, इसी आर्थिक भूगोल के कारण वहां पर आर्थिक क्रियाएं इस तरह की हो रही हैं। तो ये विभिन्न वो क्षेत्र है, ये विभिन्न क्षेत्र और उपक्षेत्र है जो सीधे सीधे क्या हो रहा है, मानव भूगोल के साथ जुड़ा हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ जुड़ा है। क्योंकि मानव भूगोल, मैं फिर कह रहा हूं, मानव के क्रियाकलाप और मानव के संबंध जो प्राकृतिक वातावरण के साथ हैं, और उस क्रियाकलाप और क्रिया प्रतिक्रिया से जो नए सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, उसी का अध्ययन करती है। और ये सारी चीजें क्या है, उसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे इस टेबल का, आपके परीक्षा की दृष्टि से भी और समझ की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सामाजिक विज्ञान को थोड़ा और खोल के देखते हैं। जो हमने अभी सामाजिक विज्ञान यहां देखा ना कि सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ, तो इसमें और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो एक व्यवहारवादी भूगोल, जिसकी चर्चा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही कर दी थी। व्यवहारवादी भूगोल कहां है, जहां पर मनुष्य के मन को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी मनुष्य को जब अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग, समाज में डाला जा रहा है, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसा रिएक्शन दे रही है, कैसी प्रतिक्रिया दे रही है, उस चीज को देखकर जब हम अध्ययन करते हैं तो यह व्यवहारवादी भूगोल हो जाता है, जो मनोविज्ञान से संबंधित है। इसके आता है सामाजिक कल्याण का भूगोल। सामाजिक कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर का भूगोल, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल वेलफेयर का भूगोल। सोशल वेलफेयर के भूगोल से मतलब यह है कि सीधे सीधे समाज में किस तरीके की नीतियां होनी चाहिए, किस स्थान के लिए, कैसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से है उसका ठीक से पर्यावरण में, पूरे समाज में उसका वितरण किया जाए, ये इसमें देखा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तो होगी, जिस तरह का पर्यावरण का क्षेत्र, वैसे वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की सामाजिक स्थिति, और नए नए तरह के त्यौहार, नए नए तरीके के तौर तरीके, वहां से संस्कृति का विकास हो जाता है। इसके बाद आता है अवकाश का भूगोल, ठीक, लिंग भूगोल, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे। ये समाज शास्त्र से जुड़ा है, मानव शास्त्र में भी महिला संबंधित है। जो जेंडर कह सकते हैं आपकी जो जेंडर ज्योग्राफी है कि कहाँ कितने पुरुष हैं, महिला हैं, पूरी जनसंख्या वाली बात। तो जनसंख्या भी आगे का जो चैप्टर है वो जनसंख्या से संबंधित ही है। जनसंख्या का भी पूरा कंसेप्ट जो है वो लिंग भूगोल इसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, और इसके बाद आता है चिकित्सा का भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी क्रांति कहाँ हुई, कौन से जो है युद्ध कहाँ कहाँ लड़े गए, उसके क्या कारण रहे। जैसे अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम क्यों बनाया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बड़ा मार्केट है। एक तो ये कारण, यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स हैं, कपास, मसाले, ये सारी चीजें, कृषि यहाँ पर उन्नत थी, ये सारी चीजें, ये भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं वो उनके लिए सूट करती, उनके इंडस्ट्रीज के लिए या उनके फायदे के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर फिर क्या कर दिया, एक तरह से अपना पैर जमाना शुरू किया। तो जैसे ही पर्यावरण की वजह से मानव के संबंध को और मानव की क्रियाओं को संबंध को जोड़ा जाए, वो तुरंत भूगोल में चेंज हो जाती है, भले इतिहास की बात हो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से भी निकल कर आती है।
अब अगर अर्थशास्त्र की बात करें, क्योंकि अभी हमने यहां देखा था एक तो यहां से सामाजिक भूगोल, एक आर्थिक भूगोल से अर्थशास्त्र बना था। अब अर्थशास्त्र के उपक्षेत्र क्या क्या होंगे? तो अर्थशास्त्र के उपक्षेत्र होंगे संसाधन का भूगोल, यानी संसाधन कहां पाया जा रहा है, किस मात्रा में पाया जा रहा है, उसको कैसे खरीदा बेचा जा रहा है, उसका इस्तेमाल करके कौन कौन से उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें। रिसोर्सेस की ज्योग्राफी। कृषि भूगोल, एक एग्रोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, इकोनॉमिक्स हालांकि जोड़ देते हैं, एग्रोनॉमी, ठीक। तो एग्रोनॉमी में एक कृषि से संबंधित भूगोल की बात है, हालांकि ये कृषि और अर्थशास्त्र का संबंध एग्रोनॉमी से है, लेकिन मानव भूगोल से जुड़ जाती है। अब कृषि भूगोल में क्या है? कौन सी फसल कहां उगाई जा रही है, उसका क्या प्राइस मिल रहा है, उससे किसानों की क्या इनकम हो रही है, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है रूरल इकोनॉमी, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा हम बार बार करते हैं, उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। उद्योग का भूगोल बहुत इजी भाग है कि कहां कहां कौन कौन से उद्योग लगाए जाएंगे, उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं, उसके जैसे मान लीजिए कि हमने चर्चा भी की थी पहले, जो द्वितीय क्रियाएं पढ़ा था उसमें भी चर्चा की थी कि जहां जिस तरह के संसाधन पाए जाएंगे, अगर लौह अयस्क कहीं पाया जा रहा है, चूना और कोयला मिल गया तो वहां पर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज बन जाएंगी, जहां पर कपास की खेती की जाएगी वहां कॉटन इंडस्ट्रीज बन जाएंगी, जूट की खेती होगी वहां जूट की इंडस्ट्री लगेगी। तो कुल मिला के जो कृषि है, जो वहां की भौगोलिक परिस्थिति है, वो उद्योग भूगोल की बात करती है। उसके बाद आता है विपणन भूगोल, यानी मार्केट जियोग्राफी, कहां किस तरह की मार्केट है, कैसी डिमांड है। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत ठंडा प्रदेश है तो वहां गर्मी की चीजों के संबंधी जो चीजें रहेंगी उसकी डिमांड की जाएगी, उस तरह के कपड़ों की मांग की जाएगी, उस तरह के इक्विपमेंट्स की मांग की जाएगी, तो मार्केट भूगोल वहां से संबंधित है। पर्यटन भूगोल तो सीधे सीधे पर्यावरण से संबंधित रहता है और मानव के क्रियाकलाप, हिल स्टेशन पे लोग घूमने जाते हैं, इसके अलावा ठंडी के जो प्रदेश हैं वो गर्मियों में घूमने गर्म प्रदेशों में आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, मानव की जो प्रतिक्रिया है या मानव का जो अंतर संबंध है किससे, प्रकृति से, उसी का ये रिजल्ट है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ये भी सीधे सीधे ये जो पूरा भूगोल है किससे संबंधित है, ये मानव के क्रियाकलापों का मानव भूगोल से संबंध है, जो अर्थशास्त्र का उपक्षेत्र है। तो ये जो सारे क्षेत्र हमने पढ़े थे, इन क्षेत्रों के कुछ उपक्षेत्र देखे, और सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के विशेष रूप से ये उपक्षेत्र हैं जिनको आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक और चीज मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए इंक्लूड की है कि जो प्रोफेसर हंटिंगटन थे, उन्होंने मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र बनाए। उन्होंने कहा कि दो तरह की कंडीशंस हैं, एक तो प्राकृतिक दशाएं हैं, यानी जो फिजिकल कंडीशन, फिजिकल रूप से जो हमारे पास भूगोल है, जो फिजिकल तरीके से प्राकृतिक संसाधन हैं वो मौजूद हैं, और दूसरा उनका रिस्पांस क्या है, यानी अगर वो चीजें मौजूद हैं तो मानव उसका रिस्पांस कैसे दे रहा है। तो उन्होंने कहा फिजिकल कंडीशंस में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक तो ग्लोब परिस्थिति, कोई भी जगह वो ग्लोब पर कहां है, दुनिया में कौन सी जगह कहां है, इस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा भूमि की रचना, उस जगह के बाद वहां की भूमि कैसे है, क्या वहां पर काली मिट्टी है या एलुवियल सॉइल है या पहाड़ी इलाका है या डेल्टा है, क्या है। जल राशियां वहां पर इंपॉर्टेंट है, मिट्टी और खनिज पदार्थ कैसे हैं, जलवायु वहां का कैसा है। ये 4-5 चीजें तो प्राकृतिक रूप से हैं। अब इसमें जो है, इसमें 2 चीजें मेन होंगे, क्या, इन सभी स्थितियों के साथ साथ पौधे और पशु, ये 2 महत्वपूर्ण चीज माना जाए। मानव भी एक पशु ही माना जाता है, तो पौधे, पशु और मानव, मान लीजिए 3 वर्गीकरण कर लिया कि किसी भी प्राकृतिक दशाओं में एक तो वो कहां जगह है, उसकी भूमि कैसी है, जल राशियां कैसी हैं, मिट्टी कैसा है, जलवायु कैसी है। फिर वहां 3 चीजें पाई जाएंगी, पौधे, जानवर और मनुष्य। अब मनुष्य की मेन बात है कि मनुष्य कैसा रिएक्शन कर रहा है। तो मनुष्य क्या करेगा, आवश्यक या भौतिक आवश्यकताएं उसकी है, उसकी पूर्ति जरूरी है, जैसे भोजन और जल चाहिए, वस्त्र, घर, औजार, यातायात के साधन। एक तो ये वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश में जो वो क्रियाकलाप करेगा, इन संबंधों की जो बात होगी वो मानव भूगोल का पार्ट हो जाएगा। फिर वो कुछ मूल व्यवसाय करना चाहेगा, शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुचारण, खेती करना, लकड़ी काटना, खाने खोदना, उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य, ये सब उपक्षेत्र है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को मैंने इसे जानबूझ के किया है कि मानव भूगोल में सारे इंपॉर्टेंट उपक्षेत्र काम आएंगे। फिर कुछ कार्य कुशलता, कुछ स्पेसिफिक काम करेगा वो, ठीक है ना, जो बहुत कुशल लेबर ही कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य की सेवा, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद, सरकार चलाना। ये देखिए, ये राजनीतिक, आप देख रहे हैं ना, राजनीतिक भूगोल की चर्चा की जा रही है यहाँ पर, यानी राजनीतिक जो उसका क्षेत्र है वहां पर आ जाएगा, सरकार जैसी चीजें। फिर उससे भी ऊंचा वो कुछ जाएगा, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य, इनकी बात भी करेगा। और लास्ट में सभ्यता और उन्नति हो जाएगी। आप कह सकते हैं एक तरह की जो पुराने काल से लेकर आधुनिक काल तक जो पूरी उन्नति हुई है, जो पूरा क्रम आया है, ये सब मानव भूगोल का उपक्षेत्र बना रहा है, मानव भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र बना रहा है।
जिससे क्या हुआ है, जिसको आप क्षेत्र या उपक्षेत्रों में रख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये क्लासिफिकेशन है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। चलिए अब कुछ और एक आध चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं और दे दी गई हैं मानव भूगोल से संबंधित उसके क्षेत्रों उपक्षेत्रों को लेकर। तो हंटिंगटन ने क्या कहा है, प्राकृतिक दशा और मानवीय क्रियाओं में निहित है, इसीलिए उन्होंने ये दिखाया भी है। प्राकृतिक दशा और मानवीय अभिवंजनाओं को मिला के उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके क्षेत्रों की बात की है। ब्लास ने क्या क्या विषय क्षेत्र रखे हैं, जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व, परिवहन और भ्रमण, ये सारी चीजें। ब्रूस ने क्या रखा है, सभ्यता का विकास और यथार्थ में माना है। डिमानिया ने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र प्राकृतिक पर्यावरण में मानव जीवन जिसमें व्यवसाय, आवास ये सम्मिलित है, इसके अंतर्गत माना है। इसी प्रकार एबी परिपिल्लो, एसएम डिकैन और एफआर पिट्स ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन अलग अलग दृष्टिकोण से किया है। तो ये जो विषय क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं, इनको अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने, जानकारों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने क्या की, इस वीडियो में करने की प्रयास की है, इस कंसेप्ट में समझने का प्रयास किया है। और इसको आप बार बार रिवाइज करके और सीधे सीधे देखिए, हर वो क्षेत्र जो मानव क्रियाकलाप से संबंधित है और जो मानव के क्रियाकलाप से प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो सारा अध्ययन जब हम करते हैं तो मानव भूगोल बनता है और वो मानव भूगोल का उपक्षेत्र या क्षेत्र बन जाता है। अलग अलग जो विषय हैं वो विषय भी इससे निकलकर आगे बढ़े हैं, जिसकी चर्चा हमने की है। तो इस कंसेप्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वीडियो के साथ, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक के लिए फ्री ऑनलाइन शिक्षा कौन लेकर आया है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर आया है, जहां पर आप किसी भी विषय से, कक्षा 6 से 12 तक के किसी भी विषय को बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ाई कर सकते हैं, बिना कोई पैसा भरे या पेड सब्सक्रिप्शन लिए। बस हम आपसे क्या चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें और आपके आने वाली परीक्षाओं में आपकी भी और अच्छे से मदद हो सके। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले कंसेप्ट वीडियोस, अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।